चलिए प्यारे बच्चों, तो आगे अब हम लोग चलते हैं। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हमने देख लिया। अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा अल्कोहल फेनॉल का इम्पोर्टेंस क्या है, ईथर का क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हमने IUPAC नोमेनक्लेचर देखा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल पहचानना सीखे हम लोग। अलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को पहचानना सीखा हमने, है ना प्यारे। और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्केन, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम एल्कीन और फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन 4 तरीके से हमने अल्कोहल का प्रिपरेशन देखा। अब हम प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल देखने जा रहे हैं। फेनॉल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, है ना। देखिए, तो जिस प्रकार अल्कोहल का प्रिपरेशन हम हेलो एल्केन से करते थे, उसी प्रकार से फेनॉल का प्रिपरेशन हेलो एरीन से भी किया जा सकता है। हेलो एल्केन से कैसे करते थे? तो जब अल्कोहल का प्रिपरेशन करते थे तो क्या करते थे भाई साहब? देखते हैं जरा। जब आप हेलो एल्केन का प्रिपरेशन किया करते थे तो आपके पास होता था प्यारे RX, होता था ना हेलो एल्केन, और इसका करते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसके लिए आप रिएजेंट लिया करते थे एक्वस KOH, और ऐसा करने से R के साथ जहाँ पर X था वहाँ पर OH हो जाया करता था, और K के साथ जहाँ पर OH था K के साथ X हो जाया करता था। इसका न्यूक्लियोफाइल इसके पास और इसका न्यूक्लियोफाइल इसके पास चला जाता था, और न्यूक्लियोफाइल की अदला बदली होती थी, और इस प्रकार हेलो एल्केन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता था। हेलो एरीन की बात, अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल ये फ्रॉम हेलो एल्केन नहीं होगा, फ्रॉम हेलो एरीन, फ्रॉम हेलो एल्केन नहीं, फ्रॉम हेलो एरीन। हेलो एरीन से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे किसको? फेनॉल को, वो देखते हैं। देखिए, ये अगर आपके पास बेंजीन रिंग है तो इस बेंजीन रिंग में आपके पास लगा हुआ है क्लोरीन यानी क्लोरोबेंजीन, और यहां पर हम लेंगे रिएजेंट के तौर पर एक्वस KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH भी ले सकते हैं, और साथ में लेंगे 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 ATM प्रेशर। याद कीजिए, आगे पिछले क्लास में आपको बताए हैं, पीछे हम आपको, कि हेलो एरीन है ये, और हेलो एरीन डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसीलिए जबरदस्ती, जैसे यहाँ पर हेलो एल्केन बड़ी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, वैसे ही हेलो एरीन के केस में इतना एक्सट्रीम कंडीशन क्यों? वाई दिस एक्सट्रीम कंडीशन, वाई दिस एक्सट्रीम कंडीशन, इतना एक्सट्रीम कंडीशन क्यों लेना पड़ रहा है? तो बिकॉज हम जानते हैं हेलो एरीन्स डू नॉट अंडरगो, हेलो एरीन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलो एरीन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसीलिए इतना एक्सट्रीम कंडीशन सप्लाई करना पड़ रहा है, 623 केल्विन और 320 ATM प्रेशर, क्योंकि बताए थे कि यहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है, बताए थे ना प्यारे, और रेजोनेंस हो जाने के कारण कॉन्जुगेट पेयर है ना, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और जिस कारण से यहाँ पर क्या होता है, कार्बन, बेंजीन रिंग के कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। जो लोन पेयर होता है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, बताया गया है आपको, देखो ध्यान से, तो ये यहाँ पर जो क्लोरीन है इसमें 3 लोन पेयर में से 2 ही लोन पेयर रहता है, और एक लोन पेयर डबल बॉन्ड बन जाता है, और ये वाला जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर बन जाता है, और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और इस प्रकार यहाँ पर लोन पेयर, पारा पर लोन पेयर, और फिर से ऑर्थो पर लोन पेयर आता है, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। अब यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिस कारण से यहाँ से क्लोरीन को हटाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। यहाँ पर कॉन्जुगेट पेयर नहीं होता हेलो एल्केन में, इसलिए यहाँ रेजोनेंस नहीं होता,
यहां पर भी क्लोरीन होगा, यहां पर भी लोन पेयर 3-3 होंगे, पर कॉन्जुगेट पेयर नहीं है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का इस प्रकार कॉन्जुगेशन नहीं है, जिस कारण से हेलो एल्केन में रेजोनेंस नहीं होता है। इसीलिए यहां आसानी से डबल बॉन्ड नहीं होने के कारण, कार्बन और हैलोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, अदला बदली हो जाता है। लेकिन बेंजीन के केस में ऐसा नहीं होता है इतना आसानी से, इसीलिए एक्सट्रीम कंडीशन देना पड़ता है। अब ऐसा करने से क्या होगा, बेंजीन रिंग पर जहां पर Cl है वहां पर O- और K+ आ जाता है। इसको हम कहेंगे पोटेशियम फेनॉक्साइड। क्या कहेंगे इसको? पोटेशियम फेनॉक्साइड कहेंगे। और ये जो पोटेशियम फेनॉक्साइड है इसको आपको फर्दर क्या कर देना है बच्चों? हाइड्रोलिसिस कर देना है। क्या कर देना है? हाइड्रोलिसिस करना है। और हाइड्रोलिसिस करने के लिए आपको सिखाया गया है क्या लिया जाता है बच्चों? वाटर और साथ में कोई भी एसिड का कॉम्बिनेशन लिया जाता है, जिससे एसिड वाटर को पोलराइज करके H+ और OH- में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब बेंजीन रिंग के पास प्यारे आपके पास O- है, तो इस O- के पास H+ चला जाता है और OH बन जाता है, और यहाँ का K+ और यहाँ का OH- KOH बनकर बाहर हो जाता है। और इस प्रकार जहाँ बेंजीन रिंग में क्लोरीन था या ब्रोमीन था वहाँ पर फेनॉल आ जाता है। तो कभी भी आपको अगर फेनॉल बनाना हो हेलोएरिन से तो एक तरीका यह है, सबसे पहले उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराइए, जो कि आसानी से नहीं होता है। इसीलिए ये कंडीशन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है प्यारे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है ना, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर था वो लोन पेयर में चला गया। अंदर वाला बॉन्ड को टूटते दिखाना है भैया, बाहर वाला को ना दिखा देना जाहिल के जैसा। अंदर वाला पाई बॉन्ड को निकलते हुए दिखाना है। आप लोग क्या करते हैं, ऊपर का बॉन्ड को खिसका देते हैं। अरे सिग्मा बॉन्ड थोड़े डिस्टर्ब हो जाएगा भाई, पाई बॉन्ड डिस्टर्ब होगा ना। पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर बन जाता है, जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर बन जाता है। इसी को रेजोनेंस कहा जाता है। चलिए इसका नोट डाउन करिए इसको, या स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे। ये वाला भी कहीं लिख लीजिएगा कि जब हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, और हेलो एरिन से फेनॉल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। दूसरा आपके पास है फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से कैसे बनेगा? कभी भी बेंजीन पर NH2 दिखाई दे तो उसको क्या कहा जाता है? एनिलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनिलीन। फ्रॉम एनिलीन बनाएंगे हम लोग अब। ठीक है, देखेंगे हम लोग एनिलीन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एनिलीन क्या होता है सर? तो बेंजीन पर अगर अमाइन लगा हो NH2, इसको एमीन कहते हैं, बेंजीनामीन, उसी को एनिलीन कहा जाता है। देखो ये अगर आपके पास बेंजीन रिंग है तो इस बेंजीन रिंग पर अगर आप NH2 लगा देंगे तो इसी को एनिलीन कहा जाता है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, ये हो गया एनिलीन। अब यहाँ जहाँ NH2 है ना प्यारे, वहां पर हमको OH लगाना है। तो कभी भी एनिलीन देखें या एमीन देखें तो हमेशा एक चीज दिमाग में क्लिक करना चाहिए, एनिलीन से कभी भी कुछ बनाना हो या एमीन से कभी भी कुछ बनाना हो प्यारे, तो हमेशा डाइजोनियम सॉल्ट पहले बनाइएगा। पहले क्या बनाइएगा? डाइजोनियम सॉल्ट बनाइएगा। सबसे आसान रिएक्शन यही है। अगर कभी भी एनिलीन दिखाई दे तो अगला स्टेप आपको क्या करना है? डाइजोटाइजेशन करना है। डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन करना है। डाइजोटाइजेशन क्या होता है सर? देखिए, डाइजोटाइजेशन करने के लिए हम जो रिएजेंट लेते हैं वो होता है NaNO2 और साथ में होता है HCl, और जो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं वो 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यानी 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 278 केल्विन यानी 5 डिग्री सेल्सियस। एक बात समझ लीजिए, जिस प्रकार से सोडियम जो होता है, सोडियम वो हाईली अनस्टेबल होता है, उसको पानी में डाल दीजिए तो आग लग जाएगा, हवा में आग लग जाएगा। इसीलिए आप सुने होंगे सोडियम पोटेशियम जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल को, सब्सटेंस को
हम लोग केरोसिन में डीप करके रखते हैं, डुबो करके रखते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, ऑक्सीडाइज ना हो जाए। इसीलिए उसको ऑक्सीजन से उसका लिंक को ब्रेक करने के लिए हम लोग उसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। सोडियम, कैलियम, पोटेशियम जिसको कहते हैं, ये सब। मैग्नीशियम भी हवा में आग लग जाता है। आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा 10th क्लास में एनसीईआरटी में कि मैग्नीशियम के रिबन को हवा में रखने से आग लग गया। पढ़े होंगे, अगर 10th क्लास में पढ़े होंगे तो उसी प्रकार से सोडियम, इसको सोडियम नाइट्रेट नहीं कहते हैं, NaNO3 रहता ना तब इसको सोडियम नाइट्रेट पढ़ते। ये NaNO2 है तो इसको क्या पढ़ना है, सोडियम नाइट्राइट पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे, सोडियम नाइट्राइट। ओके, और ये सोडियम की तरह ही सोडियम नाइट्राइट भी अनस्टेबल होता है और इसी कारण से इसको भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डीप करके यानी डुबो करके डाल करके उसके अंदर रखा जाता है। तो हमें जरूरत NaNO2 का है, लेकिन ये हमेशा HCl में डुबोया हुआ रहता है और लो टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पर ठंडा रखा जाता है ताकि ये रिएक्ट ना करे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभी NaNO2 प्लस HCl ना लिख करके आपके क्वेश्चन में बोलेगा कंप्लीट द फॉलोइंग और ये दे देगा और ये दे देगा, तो परेशान मत हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि NaNO2 को जब HCl में डुबो करके रखा जाता है एक साथ, तो ये दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, देखो यहाँ पे Na पे प्लस और NO2 पे माइनस, यहाँ पर H पे प्लस और Cl पे माइनस, तो Na के साथ Cl माइनस आ जाता है और इस प्रकार Na और Cl बाहर हो जाता है और यहाँ का H प्लस और यहाँ का NO2 माइनस साथ में क्या बन जाता है, HNO2। इसको अगर HNO3 रहता तो इसको नाइट्रिक एसिड बोलते, लेकिन HNO2 लिखा हुआ है तो इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रस एसिड। और उसी प्रकार NaNO2 जो है इसको क्या पढ़ा जाता है बच्चों, सोडियम नाइट्राइट पढ़ा जाता है, सोडियम नाइट्राइट इसको पढ़ा जाता है। समझ में आ गया बात? तो कभी भी ये वाला दिया हो एनिलीन या एमीन दिया हो और साथ में NaNO2 प्लस HCl या इसके बदले HNO2 लिखा हो, तो दोनों का मतलब समझिएगा कि डाइजोटाइजेशन करना है। डाइजोटाइजेशन क्या होता है अभी तुरंत समझा रहे हैं। और ऐसा करने से बेंजीन रिंग पर जहां पर NH2 लगा हुआ है वहां पर N2 प्लस और साथ में Cl माइनस बन जाता है और इसको हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या कहा जाता है इसको, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कहा जाता है। तो ये आपके पास बन गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो बन गया, अच्छा एक बात और समझ लो, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या है। देखो बच्चों, कहीं भी अगर डाई लिखा रहे तो डाई का मतलब होता है दो, टू। अगर कहीं पर एजोन लिखा है तो एजोन नाइट्रोजन के लिए कहा जाता है। एजोन शब्द का संबोधन किसके लिए किया जाता है, नाइट्रोजन के लिए। और कहीं पर अगर ईएम लिखा हुआ है तो ईएम का मतलब प्यारे होता है पॉजिटिव चार्ज। ईएम का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं पर सॉल्ट लिखा हुआ है तो सॉल्ट का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज मौजूद हो उसको सॉल्ट कहा जाता है। अब देखो यहां पर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2, इसलिए डाई, और 2 क्या है, नाइट्रोजन, इसलिए डाई एजोन। और नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज लगा है, प्लस, तो डाई एजोन ईएम, और साथ में Cl माइनस, इसलिए क्या कह रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट या डाइजोनियम क्लोराइड। और ये डाइजोनियम क्लोराइड जो है किसके साथ लगा हुआ है, बेंजीन के साथ, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है कि इससे आप कोई भी एरोमेटिक फेनॉल, एरोमेटिक कंपाउंड जनरली बना सकते हैं। याद कीजिए आपने हेलो एल्केन में सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ा था। और जो सैंडमेयर रिएक्शन जो आप पढ़े हैं, जो आप सैंडमेयर रिएक्शन पढ़े हैं, वो सैंडमेयर रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि डाइजोनियम सॉल्ट के साथ अगर यहां पर हम डाल देंगे KCN तो साइनोबेंजीन बन जाता था। अगर आप यहां पर Cu2Cl2 प्लस HCl लेते तो क्लोरोबेंजीन बन जाता था। इस यहां पर अगर आप Cu2Br2 प्लस HBr लेते थे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता था। HBF4 हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट लेते थे तो क्या बन जाता था, फ्लोरोबेंजीन बन जाता था। यहां पर अगर KI लेंगे तो क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाता था। यही सब तो सैंडमेयर रिएक्शन था प्यारे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, कभी भी डाइजोनियम सॉल्ट आपके पास हो, चाहे एलिफेटिक वाला हो चाहे एरोमेटिक वाला हो,
यानी वाटर के साथ एसिड ले लेंगे यानी H+ और OH-, तो ऐसा करने से बेंजीन रिंग पर जहां पर N2Cl है वो सब खत्म हो जाएगा और OH बन जाएगा और साथ में नाइट्रोजन और साथ में HCl बाहर होकर ये आपके पास फेनॉल बन जाएगा और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है। तो कभी भी डाइजोनियम साल्ट अगर आपके पास हो तो डाइजोनियम साल्ट का हाइड्रोलिसिस करना है। ध्यान रहे ये डाइजोनियम साल्ट कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है लैब में, जरा जाइए तो डाइजोनियम साल्ट कहाँ रखा हुआ है, खोज के लाइए। तो स्मरण रहे, याद रहे, डाइजोनियम साल्ट कभी भी स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। डाइजोनियम साल्ट हाईली अनस्टेबल होता है, इसको आप मैक्सिमम 2 ही मिनट तक स्टोर कर सकते हैं, वो भी बहुत लो टेम्परेचर पर, नेगेटिव टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही आप इसको 2-3 मिनट तक स्टोर कर सकते हैं। इतना हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है ये, तुरंत अपना अस्तित्व खो देता है, इसीलिए तुरंत बनाइए और तुरंत इस्तेमाल, हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। कौन? बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, जिस कारण से इसको स्टोर करना संभव नहीं है। अगर इसको हम स्टोर कर पाते तो कितना आसान होता, डायरेक्ट इसमें अगर आप HCl डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, Cu2Cl2 डाल दीजिए तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, Cu2Br2 डाल दीजिए तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड डाल दीजिए तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा, KCN डाल दीजिए तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। कुछ भी बना सकते हैं यार, इससे कुछ भी बना सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है ये। तो कभी भी आज के बाद एनिलीन दिखाई दे और एनिलीन से डाइजोनियम साल्ट बनाने के ही प्रोसेस को डाइजोटाइजेशन कहा जाता है। डाइजोटाइजेशन क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन। तो एक बार डाइजोटाइजेशन करना है और दूसरा बार हाइड्रोलिसिस कर देना है, बड़ी सरलता से फेनॉल मस्त बन के तैयार हो जाएगा। सर फेनॉल दिखता कैसा है? फेनॉल एक, अगर हम आपके सामने फेनॉल रख दें और आपके सामने बर्फ को चूर करके रख दें तो आपको पता ही नहीं चलेगा, इसमें अगर सूंघेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, देखने में दोनों एक ही जैसा लगेगा। मतलब फेनॉल एकदम सॉलिड की तरह होता है, आइस की तरह होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, एकदम आइस की तरह दिखने वाला पदार्थ होता है फेनॉल। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल एलोवेरा जेल की तरह बिल्कुल व्हाइट दिखने वाला पदार्थ होता है, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में रहता है, चूरा हुआ बर्फ की तरह समझ लीजिए कि ये दिखता है फेनॉल। समझ रहे हैं? फेनॉल अल्कोहल से थोड़ा अलग होता है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया प्यारे? वेरी गुड। चलो आगे आप तीसरा तरीका देखते हैं फेनॉल बनाने का। तो तीसरा तरीका जो आपके पास है वो है आपके पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये बड़ा अच्छा चीज है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी अगर हमको बेंजीन से फेनॉल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, और फिर फेनॉल से बेंजीन बनाना हो तो वो भी आपको सिखा देते हैं कि फेनॉल से बेंजीन से पहले सीखते हैं कि बेंजीन से फेनॉल कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है प्यारे। अभी आपने क्या क्या तरीका सीखा फेनॉल बनाने का? पहला क्लोरोबेंजीन से सीखा ना, तो क्यों ना हम पहले बेंजीन को क्लोरोबेंजीन बना दें, और जब बेंजीन अगर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा तो फिर उससे तो फेनॉल बना लीजिएगा ना। इसी प्रकार अभी आपने क्या सीखा? एनिलीन से बेंजीन बनाना सीखा ना आपने, तो अगर क्यों ना बेंजीन को एनिलीन बना दिया जाए तो फिर एनिलीन से फेनॉल बना लीजिएगा ना आप। अरे भैया मैं कह रहा हूं कि पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लो, और जब क्लोरोबेंजीन बन जाए तो उससे फिर फेनॉल बना लेना। उसी प्रकार पहले बेंजीन से एनिलीन बना लो, और एनिलीन बन जाएगा तो उससे फेनॉल बना लो। तो अब हमें ये देखना है कि बेंजीन से हम कैसे बना सकते हैं फेनॉल। यहाँ पर 2-3 तरीका है बनाने का बेंजीन से फेनॉल। बेंजीन से फेनॉल बनाने के 2-3 तरीके हैं, इसमें से एक तरीका पहले लेते हैं। बेंजीन से फेनॉल बनाना है, सबसे पहले हम बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसका सबसे पहले इसमें हैलोजन जोड़ना है ना, तो हैलोजन जोड़ने की प्रक्रिया को हैलोजिनेशन कहा जाता है। हैलोजन जोड़ने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हैलोजिनेशन कहा जाता है। और हैलोजिनेशन करने के लिए याद रखना, जरा एक बात ध्यान देना, हैलोजिनेशन करने के लिए खाली यहाँ Cl2 नहीं लेना है, Cl2 के साथ आपको याद होगा कि लीविस एसिड कैटलिस्ट के तौर पर भी लिया जाता है। क्या लिया जाता है? लीविस एसिड भी लिया जाता है। लीविस एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, जैसे कि AlCl3, जैसे कि FeCl3, या अगर आप खाली आयरन भी ले लेंगे
तो आयरन और क्लोरीन यहाँ पर जो रखे हैं आप, ये दोनों मिलकर FeCl3 बना देगा। मैं कहना चाहता हूं प्यारे कि अगर आपके पास एल्केन है और एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है तो आप यहाँ पर क्या करते थे, Cl2 लेते थे और सनलाइट लेते थे। यानी अगर एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है तो CH4 से क्या होता था, CH3Cl और साथ में HCl बन जाता था। ये एल्केन में हैलोजन जोड़ दिया आपने इस प्रकार से। जरा देखो डिफरेंस क्या है। तो अगर एल्केन से हेलो एल्केन बनाते थे तो सनलाइट से काम चल जाता था, लेकिन जब आप एरीन से हेलो एरीन बनाते हैं तो यहाँ पर खाली क्लोरीन लेने से और सनलाइट से काम नहीं चलता है। बताए हैं यहाँ पर कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, और ऐसा करने से बेंजीन रिंग पर सभी कॉर्नर पर एक एक कार्बन और सभी कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन है। तो जिस भी कार्बन पर क्लोरीन जुड़ेगा उस कार्बन से एक हाइड्रोजन पहले बाहर होगा और साथ में Cl2 और साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो इस प्रकार बेंजीन से क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। और इस प्रकार मीथेन से क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन। तो कभी चेन में अगर हैलोजन जोड़ना हो तो सनलाइट से काम बन जाएगा, लेकिन अगर बेंजीन रिंग में क्लोरीन जोड़ना हो तो खाली Cl2 और सनलाइट नहीं चाहिए। सनलाइट की जगह पर क्या चाहिए, आपको एक कैटलिस्ट चाहिए, लिविस एसिड, AlCl3, FeCl3 जैसे एसिड की आवश्यकता पड़ती है। अब इस प्रकार बेंजीन से बन गया क्लोरोबेंजीन। तो अब इस क्लोरोबेंजीन से बना सकते हो कि नहीं प्यारे, अभी सिखाए ना कि अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है तो इसका क्या कर दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बड़ी सरलता से तो होता नहीं है, इसीलिए क्या कर देना, 623 केल्विन और 320 ATM का प्रेशर रखोगे। तो ऐसा करने से बेंजीन रिंग पर जहां क्लोरीन है वहां पर OK आ जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड, और इस सोडियम फेनॉक्साइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दोगे। क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस कर दोगे, पानी में डाल दोगे एसिडिक वाटर। तो ऐसा करने से बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा, फेनॉल, और साथ में K और OH मिलकर क्या बन जाएगा, तो KOH बन जाएगा। तो अगर आपके पास बेंजीन से फेनॉल बनाना हो तो पहले हैलोजिनेशन करके क्लोरोबेंजीन बना लीजिए। जब क्लोरोबेंजीन बन जाएगा तो उसके बाद फिर फेनॉल बना लीजिए। क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बनाना तो आपने सीखा ही, बस एक स्टेप नया इसमें ऐड हो गया कि बेंजीन में क्लोरीन कैसे ऐड करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं प्यारे। इसको भी कहीं पर नोट करके इसी के नीचे लिखिएगा ताकि आप दोनों को कोरिलेट करके चीजों को याद रख सकें, ठीक है। चलो प्यारे इसको नोट डाउन करो। अगर आप चाहें तो ये वाला HCl जो यहां लिखे हैं इसको आप नहीं भी दिखा सकते हैं, ये बाय प्रोडक्ट है, सीधा सीधा आपका रिएक्शन चला जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दूसरा मेथड देखते हैं। बेंजीन से अगर हमको फेनॉल बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। एक तरीका था कि पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लिया, फिर क्लोरोबेंजीन को आपने क्या चीज में चेंज कर दिया, फेनॉल में चेंज कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद हाइड्रोलिसिस। दूसरा तरीका बेंजीन से फेनॉल बनाने का है। अभी आपने सीखा कि पहले आप बेंजीन से एनिलीन बना लीजिए। तो बेंजीन से एनिलीन कैसे बनेगा, तो अगर आपके पास बेंजीन है तो बेंजीन में कभी भी नाइट्रोजन वाला जोड़ना हो, NH2 जोड़ना हो, NO2 जोड़ना हो, सबसे पहले इसका नाइट्रेशन किया जाता है। नाइट्रेशन भी आपको सिखाया हुआ है। नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2 ग्रुप को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो इसी को नाइट्रेशन कहा जाता है। तो अगर आपको कभी भी नाइट्रेशन करना हो तो आप जानते हैं कि नाइट्रेशन करने का एक ही रिएजेंट है, नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि आप जानते हैं कि खाली नाइट्रिक एसिड लेने से नाइट्रेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड जब अकेले रहेगा, ध्यान समझना, बहुत कुछ सिखाना पड़ता है यार, बताना पड़ता है। ये अगर आपके पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, अकेले अगर रहेगा तो ये H+ और NO3- में टूटेगा, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड है इसीलिए ये H+ का त्याग करेगा। लेकिन अगर यही HNO3 यही नाइट्रिक एसिड के सामने, उससे भी नाइट्रिक एसिड के सामने उससे भी पावरफुल एसिड अगर रख दीजिएगा, तो उस पावरफुल एसिड के सामने, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए बता रहे हैं ऐसे जिसको आप सरलता से समझ सकते हैं,
नाइट्रिक एसिड, आपको मास्टर बनना नहीं है, आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, समझना है चीजों को। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ये उसके सामने बेस की तरह बिहेव करता है, OH माइनस और साथ में NO2 प्लस। देखो वही नाइट्रिक एसिड H प्लस की तरह H प्लस दे रहा था, लेकिन वही नाइट्रिक एसिड जब उसके सामने उससे पावरफुल एसिड रख दिए तो पावरफुल एसिड के सामने थोड़ा ये कमजोर हो गया, तो इसके सामने ये बेस की तरह बिहेव करने लगा और ये H प्लस देने के बजाय क्या देने लगा, OH माइनस और साथ में क्या लिबरेट किया, NO2 प्लस। इस पर प्लस चार्ज है तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और हेलो एल्केन जो होता है, हेलो एरिन जो होता है, बेंजीन रिंग जो होता है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं करता लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक तो कर सकता है ना। और इसीलिए नाइट्रिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और जिस कारण से नाइट्रिक एसिड दो हिस्से में टूटता है, OH माइनस और NO2 प्लस। अब एक बात समझ लो, बेंजीन में जितने भी कॉर्नर है सभी कार्बन पर एक एक क्या है, कार्बन और एक एक हाइड्रोजन है। तो यहां से जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा कहीं से भी एक जगह से, तो वो हाइड्रोजन H प्लस बनकर बाहर निकलेगा। यहाँ पे कहीं पे रहा, मान लो यहाँ हाइड्रोजन रहा होगा, सपोज दैट, तो यहाँ हाइड्रोजन पर प्लस और कार्बन पर माइनस। तो ये वाला जब तक H प्लस बाहर नहीं होगा तब तक NO2 प्लस कैसे जाके जुड़ेगा। तो यहाँ से H प्लस बाहर हुआ और वहां NO2 जुड़ गया और यहाँ का H प्लस और यहाँ का OH माइनस क्या बन जाएगा, H2O बनकर बाहर हो जाएगा। तो आप चाहें तो H2O बनकर बाहर निकलते हुए दिखा सकते हैं। यहाँ का H प्लस, ये वाला जो H प्लस है ये इस OH माइनस के साथ मिलकर H2O बनकर बाहर हो जाएगा और जहां H प्लस था वहां पर क्या चला जाएगा, NO2। क्यों, अरे कार्बन तो 4 ही बॉन्ड ना बना सकता है, तो यहां तो कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा था। जब तक यहां से हाइड्रोजन नहीं हटेगा तब तक नाइट्रो ग्रुप कैसे जुड़ेगा। अब ये बन गया नाइट्रोबेंजीन, परंतु हमें यहाँ NO2 नहीं चाहिए, हमें यहाँ चाहिए NH2। इसीलिए हम इसका क्या कर देंगे, रिडक्शन, मतलब सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे और आप जानते हैं कि जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं रिडक्शन के लिए तो फिर आपको सॉल्वेंट के तौर पर इथेनॉल या सॉल्वेंट के तौर पर ड्राई ईथर लेना पड़ता है। ऐसा करने से बेंजीन रिंग पर जहां NO2 था वहां पर NH2 आ जाएगा और ये बन जाएगा एनिलीन। ये क्या बना प्यारे, नाइट्रोबेंजीन। ये क्या बना, इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का आपने रिडक्शन कर दिया तो उससे क्या बन गया प्यारे, एनिलीन। अब आप एनिलीन से तो बना सकते हैं ना। अभी क्या सिखा है कि अगर आपके पास एनिलीन है तो इसका आप डाइजोटाइजेशन कर दो। क्या कर दो, अभी तुरंत तो सीखे प्यारे आपने। डाइजोटाइजेशन करने के लिए क्या लेते हैं, NaNO2 और साथ में क्या लेते हैं, HCl, अथवा ये अगर नहीं है तो उसके बदले क्या लेते हैं, नाइट्रस एसिड। और ऐसा करने से बेंजीन रिंग पर क्या ऐड हो जाएगा प्यारे, क्या ऐड हो जाएगा प्यारे, डाइजोटाइजेशन कर रहे हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा और इस डाइजोनियम सॉल्ट का फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो उससे क्या बन जाएगा प्यारे, फेनॉल बन जाएगा। इस प्रकार बेंजीन रिंग पर OH जुड़ जाएगा और फेनॉल बनेगा। तो एक तरीका है आपके पास कि पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, फिर उस क्लोरोबेंजीन से फेनॉल बना लीजिए। दूसरा तरीका है कि बेंजीन का नाइट्रेशन करके नाइट्रोबेंजीन बना लीजिए, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करके एनिलीन बना लीजिए, फिर एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करके डाइजोनियम सॉल्ट बना लीजिए और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करना है। यहां पर कौन सा स्टेप हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो इस प्रकार हाइड्रोलिसिस करके आप क्या बना सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करके आप फेनॉल बना सकते हैं। साथ में बाई प्रोडक्ट निकलेगा, उसको लिखने या दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर वही वाला ठीक था सर, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन से फेनॉल। अरे वो भी ठीक था, सीखने के उद्देश्य से सीखो ना। यहां पर कितनी सारी बातें आपने सीखा कि बेंजीन में कभी भी नाइट्रोजन वाला फंक्शनल ग्रुप जोड़ना हो तो पहले नाइट्रेशन करके नाइट्रोबेंजीन लाया जाता है और उसके बाद रिडक्शन करके एनिलीन लाया जाता है। एनिलीन बना लेंगे तो डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा, फिर डाइजोनियम साल्ट से कुछ भी बना सकते हैं प्यारे। इसीलिए चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई बात अगर नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट करना है, बताना है। तीसरा एक और तरीका होता है, पता नहीं तुम संभाल पाओगे, चलो बता देते हैं फिर भी। तीसरा तरीका है आपके पास बेंजीन से फेनॉल बनाने का।
इसी प्रकार आपके पास अगर बेंजीन है तो पहले बेंजीन का करना है, जैसे नाइट्रेशन किए वैसे सल्फोनेशन भी होता है, सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन करके भी बना सकते हैं। सल्फोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, और इसके लिए आप ओलियम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ओलियम, इसको कहते हैं प्यारे ओलियम। ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का वर्जन है, या इसके जगह पर आप चाहें तो H2SO4 भी ले सकते हैं, और साथ में 180 डिग्री सेल्सियस यानी सपोज 323 केल्विन टेम्परेचर लेना होता है, ठीक है। ये ले चाहे ये ले, दोनों भी लें, लेकिन टेम्परेचर आपको लेना ही है। ये मत सोचिए सर इसके साथ टेम्परेचर लिखे हैं इसके साथ नहीं लिखे हैं, दोनों में से कोई लेना है। और साथ में क्या लेना है? ये अलग से लेना है, दोनों में से कोई, और ये अलग से लेना है। 323 केल्विन गर्म करना है। ऐसा करने से नहीं समझ रहे हैं सर? अरे नहीं समझ रहे हो, ऐसे समझो। अभी आप नाइट्रिक एसिड लिए थे न प्यारे, तो आपने क्या देखा कि आप चाहते थे नाइट्रिक एसिड बेस की तरह बिहेव करे, तो नाइट्रिक एसिड के सामने आपने क्या रखा? उससे भी पावरफुल एसिड रखा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तब जाकर के नाइट्रिक एसिड थोड़ा कमजोर पड़ गया और वो बेस की तरह बिहेव किया। अब आप चाहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड बेस की तरह बिहेव करे, बवाल बवाल। अब आप चाहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड बेस की तरह बिहेव करे, तब क्या करना है? देखो, अगर H2SO4 अकेले रहेगा तो H2SO4 ऐसे टूटेगा 2H+, और साथ में SO4 2- के फॉर्म में टूटेगा। लेकिन यही H2SO4 के साथ अगर आप हीट कर देंगे, इसको समझिएगा, 180 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म कर दीजिएगा, 323 से लेकर 353 केल्विन तक गर्म कीजिएगा इसको, ठीक है, याद रखिएगा। H2SO4 को हीट कर दीजिएगा तो H2SO4 जो है ना वो ऐसा टूटेगा OH- और साथ में टूटेगा SO3H+। और इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोफाइल अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, OH- देगा ना तभी इलेक्ट्रोफाइल देगा, और जब तक इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा ना तब तक बेंजीन रिंग में जुड़ेगा नहीं। और हमको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, H+ के बदले दूसरा प्लस चाहिए, और इसीलिए मजबूरी है हमारे पास। रटिए मत चीजों को, समझिए। यहाँ पर टेम्परेचर का क्या महत्व है? आपने तो टेम्परेचर लेंगे ही नहीं, आप सोचेंगे यार टेम्परेचर छोड़ो हटाओ कौन याद रखेगा। पर आप समझिए, आप खाली सल्फ्यूरिक एसिड लीजिएगा तो सल्फोनेशन कैसे होगा? खाली सल्फ्यूरिक एसिड लीजिएगा तो टूटेगा H+ और SO4 2-। ये तो न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन बेंजीन में न्यूक्लियोफाइल थोड़े जुड़ता है, बेंजीन में तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है ना। तो जब बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, इसीलिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड खाली नहीं लेना है। अगर खाली सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो ऐसे टूटेगा, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट भी करना जरूरी है। हीट करने से क्या फायदा होगा कि वो इलेक्ट्रोफाइल और बेस में टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल आपको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है प्यारे। और इस प्रकार बेंजीन रिंग पर जहां पर H+ रहा होगा वहां H+ के बदले क्या जुड़ जाएगा? SO3H, और इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बोलो प्यारे, क्या कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। और ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये बेंजीन का सल्फोनेशन से बना है, यही सल्फोनिक ग्रुप कहते हैं इसको, और सल्फोनिक ग्रुप के एडिशन को ही सल्फोनेशन कहा जाता है। छोटी छोटी बातें समझ लीजिए पर सीखिए। 1 घंटा पढ़िए पर इफेक्टिव पढ़िए, पता चला 1 घंटा पढ़े और कुछ सीखे ही नहीं। आप सीखने के उद्देश्य से पढ़िए, मैं यहां पर आपको सिखाने के लिए आया हुआ हूं। मेरा इंटेंशन सिखाना है, ठीक है। मेरा इंटेंशन आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर कराना है। आप जब तक चीजों को समझेंगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं है, ऐसे टाइम वेस्ट करने से तो कोई फायदा नहीं है। तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहां पर इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कीजिए, बेस के साथ। ये एसिड है, इसको बेस के साथ ट्रीट करके सॉल्ट बनाइए। तो यहां पर है H+ और SO3-। तो जहां H+ है ना वहां पर उसको रिप्लेस करेगा Na+, और यहां पर क्या हो जाएगा? SO3, सल्फर के साथ बॉन्ड है प्यारे। यहां पर है SO3 और जहां H था वहां पर आ जाएगा Na, एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। और फिर इसको NaOH के साथ ट्रीट कीजिए, और साथ में पहला NaOH के साथ और दूसरा स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, वाटर और एसिड के साथ ट्रीट कर दीजिए। तो ऐसा करने से आपके पास बेंजीन रिंग पर OH आ जाएगा फेनॉल, और साथ में Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में Na2SO4 इस प्रकार से बाहर हो जाएगा। Na2SO4 साथ में जो है सोडियम सल्फेट बाहर हो जाएगा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, और आपके पास फेनॉल बन जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है, इसको भी लिख लीजिए। यानी 3 तरीका आपने सीखा बेंजीन से फेनॉल बनाने का। पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन और फिर क्लोरोबेंजीन से फेनॉल। दूसरा तरीका आपने क्या सीखा? पहले बेंजीन से एनिलीन और फिर एनिलीन से फेनॉल, डाइजोटाइजेशन करके।
तीसरा तरीका आपने क्या सीखा, बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड और बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा हाइड्रोलिसिस करके भी वापस से आप फेनॉल बना सकते हैं। ये बात भी कहीं पर लिख लीजिएगा कि अगर नाइट्रिक एसिड अकेले रहेगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड, अगर इसको नोट करके लिख लीजिएगा, लेकिन अगर ना, यही तब तो सीखना है प्यारे केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब यही सब सीखना होता है। ये समझ गए तो केमिस्ट्री आसान लगेगा आपको। आप बढ़िया मास्टर से अगर नहीं पढ़े तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप देखिए, आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, जितना बढ़िया आपको आपका दोस्त समझा पाएगा ना, उतना बढ़िया आपको कोई टीचर नहीं सिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त और आपका नॉलेज लगभग सेम है, तो उसका बात आपको आसानी समझ में आ जाएगा। वो गाली गलौज करके भी आपको समझाएगा, सिखाएगा, एग्जाम्पल देगा, वो आप ही के हिसाब से एग्जाम्पल देगा, तो उससे चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टीचर के पास नॉलेज हो ये मैटर नहीं करता है, पर वो चीज़ों को समझा पाता है आपको कि नहीं, ये मैटर करता है ना। तो अगर आपको बातें समझ में आती हैं और यहाँ नहीं समझ में आती है, वहाँ बताना है कि सर यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम और तरीके से उसको हम एलाबोरेट करेंगे और खोलकर उसको समझाएंगे। और एक बात समझ लीजिए, सबसे अच्छी किताब ही सबसे अच्छा चीज़ होता है सीखने के लिए। कोई भी चीज़ किताबों से जितना अच्छा सीखा जा सकता है, उतना चीज़ बढ़िया किसी चीज़ से नहीं सीखा जा सकता। इसलिए बुक को हमेशा प्रीफर करें, बुक अच्छी पढ़ें। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है तो उसके लिए ओपी टंडन की बुक आती है, बहुत अच्छी किताब में से एक है, उसको आप सीख सकते हैं, सरल भाषा में समझाया गया है। ओपी टंडन की बुक आती है, उससे बढ़िया आप नीट वगैरह के लिए, मेंस एडवांस के लिए भी अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर आपको सीखना है तो आप सिंगेज की बुक प्रीफर कर सकते हैं। सिंगेज की किताबें फिजिकल के लिए बेस्ट होती हैं। तो नोट करके ये बात लिख लीजिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे कब टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल कब देगा और न्यूक्लियोफाइल कब देगा। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। एक और है, छोटा सा रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको भी देख लेते हैं। वेरी सॉरी, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कैसे बनता है ये देखते हैं। अब हम लोग अभी अल्कोहल बना रहे हैं कि फिनॉल। जो जो रिएजेंट अल्कोहल बनाने में लिए थे, सेम रिएजेंट फिनॉल बनाने के लिए भी ले रहे हैं। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, पीछे पन्ना पलट के देखिएगा आप, सब वही रिएजेंट ले रहे हैं। अब जब हमको फिनॉल बनाना है तो हम एलिफेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न लेकर एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, तब ना फिनॉल बनेगा। तो एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो अगर एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ MgBr लगा हुआ है, मैग्नीशियम, अरे RMgX को ही तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं यार, RMgX। R मतलब अल्काइल होता था, यहाँ फेनॉल बनाना है इसलिए बेंजीन लिए है, एरोमेटिक लिए है। X मतलब हैलोजन होता था, तो यहाँ ब्रोमीन लिए है। इसको कहा जाता है फेनाइल। बेंजीन रिंग यहाँ ब्रांच की भूमिका में है, इसलिए इसको कहा जाता है फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या कहा जाता है? फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका ऑक्सीडेशन करना है, एक ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करना। अब एक ऑक्सीजन तो प्रकृति में रहता नहीं है, नेचर में ऑक्सीजन तो हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है। तो कभी भी अगर एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम की जरूरत हो तो आप इसको हाफ मोल ऑफ O2 दिखा सकते हैं, या इसके बदले आप ऐसे ऑक्सीजन को स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट, एक ऑक्सीजन का एटम लेना है, ऐसा करने से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जब इसका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन को दो बॉन्ड बनाना है, इसीलिए वो ऑक्सीजन कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में चला जाएगा और इस प्रकार से बन जाएगा OMgBr। अब आपको समझ में आ गया है कि फेनॉल बनाना है, तो फेनॉल बनाने के लिए O के साथ क्या चाहिए? मेरे को H चाहिए। अब कॉमन सेंस लगाओ कि हम यहाँ क्या करें कि O के साथ H भी आ जाए और MgBr भी छोड़कर बाहर हो जाए, बता चुके हैं। तो कभी भी ऐसा आए तो इसका एक ही स्टेप, एक ही मात्र उपाय है, और वो है हाइड्रोलिसिस। तो इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी एसिड और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तो वाटर एसिड के प्रेजेंस में इस प्रकार पोलराइज हो जाएगा, और बेंजीन रिंग पर जहां पर आपने O के साथ यहाँ का O माइनस और यहाँ का Mg प्लस, तो O माइनस के पास कौन आ जाएगा? H प्लस, और O माइनस और H प्लस बॉन्ड बना के क्या बना देगा? फेनॉल बना देगा। और Mg पे जो प्लस है, उस प्लस के पास कौन आ जाएगा?
OH माइनस, और इस प्रकार एक बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो कभी भी अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन करके इंटरमीडिएट बनाइए, उसका हाइड्रोलिसिस करके भी आप फेनॉल बना सकते हैं, और इस प्रकार इतने तरीके से आप फेनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी के साथ फेनॉल का प्रिपरेशन भी यहाँ पर समाप्त होता है प्यारे बच्चों। चलो इसको नोट डाउन करो। एक और तरीका रह गया है बच्चों फेनॉल बनाने का, फ्रॉम क्यूमीन। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सबसे पहले क्यूमीन को समझेंगे। क्यूमीन होता क्या है? तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो होता है इसी को क्यूमीन कहा जाता है। ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है इसी को क्या कहा जाता है? क्यूमीन कहा जाता है। अब आप लोग आइसोप्रोपाइल नहीं समझते हैं, ये भी दिक्कत है। देखो प्यारे, अगर पेरेंट चेन के साथ 3 कार्बन, ये पीसी मतलब पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन से 3 कार्बन का अगर ब्रांच इस प्रकार से लगा हुआ हो तो इसको प्रोपाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोपाइल कहा जाता है। और अगर किसी पेरेंट चेन के साथ 3 कार्बन का ही ब्रांच ऐसे लगा हो, यानी ब्रांच के सेकेंड कार्बन से पेरेंट चेन कनेक्ट हो, तो इसको कहा जाता है आइसोप्रोपाइल। क्या कहा जाता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहा जाता है। कब प्रोपाइल बोलना है और कब आइसोप्रोपाइल बोलना है? सेकेंड कार्बन पर, ब्रांच के सेकेंड कार्बन से अगर पेरेंट चेन कनेक्ट हो तो उसको आइसोप्रोपाइल कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको हटाना चाहते हैं ठीक है। देखो अब ये अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और इसके साथ CH3 3 कार्बन का प्रोपाइल ब्रांच ऐसे लगा हुआ है, तो ये बेंजीन है और ये ब्रांच है आइसोप्रोपाइल। नाम कैसे लिखते हैं? पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं तब ना पेरेंट चेन लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम समझने के लिए या चीज़ों को आसान बनाने के लिए क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? CH3 और CH3 नहीं लिख सकते हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं दिख रहा है साफ से? अरे यार, जो CH3 दाहिना साइड में था उसको ऊपर लिख दिए, क्या फर्क पड़ता है? कनेक्ट तो सेकेंड कार्बन से ही है ना। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इस कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो बेंजाइलिक कार्बन होता है वो क्या होता है? सेंसिटिव टुवर्ड्स हीट एंड लाइट। पता है आपको? पढ़ाए हैं हेलो एल्केन में कि जो बेंजाइलिक कार्बन होता है वो हीट के प्रति और लाइट के प्रति संवेदनशील होता है। यानी जब हीट और लाइट के साथ इसका रिएक्शन कराइएगा तो जो भी चीज एडिशन होना होगा वो सब बेंजाइलिक कार्बन पर ही जाकर एडिशन होगा। पहला कार्बन जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्ट होता है उसी को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। चलो देखो, अब मान लीजिए आपके पास है CH3 और CH3। अब हम इसका करना चाहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या करना चाहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए हम लेंगे ऑक्सीजन, और चूंकि हमको बेंजाइलिक कार्बन पर यहां पर ऑक्सीडेशन कराना है इसीलिए हमको हीट लेना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पर गर्म करेंगे। तो ऐसा करने से क्यूमीन में बेंजाइलिक कार्बन पर 2 ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। CH3 और CH3 ये जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ जाएगा। अब देखो प्यारे, 2 ऑक्सीजन का जो लिंकेज होता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड अगर हो कहीं पर तो इसको पेरोक्साइड कहा जाता है, और क्यूमीन में पेरोक्साइड लग गया इसीलिए इसको क्यूमीन पेरोक्साइड कहा जाएगा। और कभी भी पेरोक्साइड में ये वाला को, इसको देखो, ये वाला जो है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसको पेरोक्सी लिंकेज कहा जाता है। कैसा लिंकेज कहा जाता है? पेरोक्सी लिंकेज। और ये पेरोक्सी लिंकेज जिस कंपाउंड में रहता है उसी कंपाउंड को क्या कहा जाता है? पेरोक्साइड कहा जाता है। अगर आप इस पेरोक्सी लिंकेज में को ब्रेक करना चाहते हैं,
अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, इस पेरॉक्सी लिंकेज को तोड़ना चाहते हैं, यहाँ से ब्रेक कराना चाहते हैं, तो इस पेरॉक्सी लिंकेज को ब्रेक कराने के लिए आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? एसिड और वाटर के प्रेजेंस में इसको ट्रीट कर देना चाहिए। मान लो यहाँ पर आपने ले लिया कोई भी एसिड H+ और साथ में आपने क्या ले लिया? वाटर, यानी डाइल्यूट एसिड आप कह सकते हैं ले लिए, या हाइड्रोलिसिस करने के लिए क्या होता है? H+ और वाटर बताए हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, और डाइल्यूट एसिड भी अगर कहीं लिखा हो तो परेशान मत होइएगा, ठीक है, समझिएगा हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है। और इसके लिए आपको 350 केल्विन के आसपास हीट देना पड़ता है। ऐसा करने से ये वाला OH वाला पार्ट अलग हो जाता है और कीटोन वाला पार्ट अलग हो जाता है। और इस प्रकार ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या होगा? बेंजीन रिंग पर जाकर ये वाला OH है, ये वाला OH कनेक्ट हो जाएगा, और आपके पास बचा क्या? जरा समझना ध्यान से। आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 बनकर कीटोन बन जाता है। इसको डाइमिथाइल कीटोन या इसी को एसीटोन भी कह सकते हैं। ध्यान से आप पता नहीं समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर 2 बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया। ऐसा करने से ये कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रखा था वो 3 बॉन्ड बनाया, और उसको फुलफिल करने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन जो 2 बॉन्ड बना रखा था वो भी एक ही बॉन्ड बनाया, और ऐसा करने से ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड टूट गया और कार्बन का भी एक बॉन्ड टूट गया, और इसीलिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आया, और इस प्रकार ये वाला पार्ट अलग हो गया और फेनॉल वाला जो पार्ट है वो अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करके उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, उससे भी फेनॉल और साथ में कीटोन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये सीखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, तो ध्यान समझना है। फेनॉल और साथ ही साथ कीटोन भी बनता है क्यूमीन के हाइड्रोलिसिस से, क्यूमीन पेरोक्साइड के हाइड्रोलिसिस से फेनॉल के साथ डाइमिथाइल कीटोन यानी एसीटोन भी बनता है फेनॉल के साथ। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा था ये बात कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये सब भी कहीं लिख लीजिएगा, काम का चीज है। और ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, यहां पर सारा खत्म हो गया प्रिपरेशन, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि हम आपको एक चीज और यहां से बताना चाहते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग पता नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। कहीं पूछेगा व्हाट इज डो प्रोसेस। अभी आपको याद है कि आपने लिया था क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से आपने बनाया था, क्या बनाया था? फिनॉल। तो आपने जो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाया था, कैसे बनाए थे? याद है, एक्वस KOH लिए थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 623 केल्विन, 320 ATM प्रेशर। ये जो प्रोसेस होता है ना क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डॉ प्रोसेस। तो कभी अगर डॉ प्रोसेस के नाम से कुछ आ जाए तो परेशान मत हो जाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डॉ प्रोसेस, DOW, डॉ प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा डॉ प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन से अगर आप फिनॉल बनाते हैं तो क्लोरोबेंजीन का सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सट्रीम कंडीशन पर जब आप करके फिनॉल बनाते हैं तो इसी प्रोसेस को डॉ प्रोसेस कहा जाता है। एक बात हम यहाँ से और बताना चाहते हैं जो आपके NCERT में नहीं है, लेकिन शायद आपको ये बात जानना चाहिए। पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास बेंजीन रिंग है, सिर्फ बेंजीन रिंग है, हाँ C6H6, तो इससे भी डायरेक्ट फेनॉल बना सकते हैं। इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, और साथ में टेम्परेचर लेना है 588 केल्विन। तो ऐसा करने से बेंजीन रिंग पर, जहां पर हर, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6, तो यहां पर हो जाएगा C6H5OH। अब देखिए हाइड्रोजन जितना है उतना ही है, बस एक ऑक्सीजन ऐड हो गया है। ये एक्स्ट्रा चीज हम बता रहे हैं। ये वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कहा जाता है। V2O5 एक कैटलिस्ट होता है और इसका नाम होता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, है ना। तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की मदद से आप बेंजीन से डायरेक्ट भी फेनॉल बना सकते हैं। तो आपने क्या देखा? बेंजीन से फेनॉल बनाने के 4 तरीके आपने देख लिए। पहला तरीका आपने क्या देखा कि पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, उससे फेनॉल बन जाएगा।
बेंजीन से एनिलीन बना लीजिए, उससे फेनॉल बन जाएगा। बेंजीन से सल्फोनिक एसिड बना लीजिए, उससे फेनॉल बन जाएगा। या फिर बेंजीन से डायरेक्ट फेनॉल बनाना चाहते हैं तो बेंजीन से डायरेक्ट फेनॉल भी बनता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, बेंजीन का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो भी फेनॉल बन जाता है। और V2O5 को क्या कहा जाता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कहा जाता है। इसको नोट डाउन कीजिए। इसके साथ ही सारा अल्कोहल और प्रिपरेशन का फेनॉल यहां पर समाप्त हो गया है। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं, और जब प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे उसके बाद सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगाएंगे, ठीक है। एक देखिए और है अल्कोहल का प्रिपरेशन, इसको भी कहीं लिख लीजिएगा। जैसे एनिलीन से फेनॉल बनाए ना, वैसे ही डाइजोटाइजेशन करते थे, याद है HNO2 डाइजोनियम सॉल्ट। अरे यार एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करते थे NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2। तो जब एनिलीन का यानी एरोमेटिक एमीन का डाइजोटाइजेशन करके फेनॉल बना सकते हैं, तो एलिफेटिक एमीन का डाइजोटाइजेशन करके भी अल्कोहल बना सकते हैं। HNO2 जो होता है इसको नाइट्रस एसिड कहा जाता है। HNO2 को क्या कहा जाता है, नाइट्रस एसिड। और ये जो नाइट्रस एसिड होता है बता चुके हैं कहां से आता है, तो NaNO2 प्लस HCl, जिसको डाइजोटाइजेशन कहते हैं, और ऐसा करने से HNO2 मिलता है। तो जिस प्रकार एनिलीन के डाइजोटाइजेशन से फेनॉल बनता है और हाइड्रोलिसिस से, उसी प्रकार से एमीन जो एलिफेटिक एमीन होता है उसका भी डाइजोटाइजेशन करने से अल्कोहल बनता है। इसको भी कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा।